नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुंजाल पंड्या है। मैं एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ और मैं आज आपको कैंसर के लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। ये बहुत एक अच्छा बढ़िया वीडियो है। जिनको कैंसर के लिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस है, उनको कैंसर कैसे होता है, कैंसर का डायग्नोसिस कैसे होता है, उसके बेसिक ट्रीटमेंट क्या है, उसके रिलेटेड काफ़ी सारे अच्छे क्विकली डाउट क्लियर करने का मैंने प्रयत्न किया है। तो आज मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल कैंसर स्टैटिस्टिक। तो कैंसर का क्या स्टैटिस्टिक है? ये जो WHO के हिसाब से कैंसर जो पूरी दुनिया में एक लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है, यानी एक प्रमुख कारण है जिससे लोग मृत्यु होते हैं, उसमें कार्डियक डिजीज़ यानी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, हार्ट की बीमारियां है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, इन्फेक्शन है और उसके साथ साथ में एक कैंसर। तो कैंसर एक लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है। एक एस्टिमेट जो WHO ने किया था 2020 में, उसके अंदर 10 मिलियन यानी 1 करोड़ लोग 2020 के अंदर जो मृत्यु हुए थे। तो ये काफ़ी बड़ा नंबर है। 1 करोड़ मीन्स 10 मिलियन। तो 10 मिलियन पीपल लोग सिर्फ एक रीज़न कैंसर की वजह से डेथ हुआ था। ये जो कैंसर है वो कैंसर स्टैटिस्टिक में ज़्यादा कैंसर कौन से होते हैं? तो ज़्यादा कैंसर में पुरुषों में और महिलाओं में दोनों में कैंसर होते हैं। पुरुषों में मुंह के जड़बे के कैंसर है जो प्रमुख है, उसके अलावा लंग के कैंसर है, उसके अलावा इंटेस्टाइन बड़ी आंत का यानी कोलोन और कोलोरेक्टल कैंसर है और प्रोस्टेट का कैंसर है। ये आमतौर पर पुरुषों में ज़्यादा देखने को मिलता है। ऐसे ही स्त्रियों में भी कुछ कैंसर काफ़ी ज़्यादा है। उसमें ब्रेस्ट कैंसर है यानी स्तन की कैंसर है, गर्भाशय के मुख की कैंसर यानी सर्विक्स की कैंसर, ओवेरियन कैंसर, उसके साथ में कोलोरेक्टल कैंसर और अभी स्पेशली इंडियन पार्ट में ये हेड एंड नेक कैंसर भी काफ़ी सारी मात्रा में फीमेल में या महिलाओं में बढ़ गई है, क्योंकि उसका कारण है कि काफ़ी सारा टोबैको का कंजप्शन फीमेल में भी अभी बढ़ गया है। तो एक ये स्टैटिस्टिक है। दूसरा 1/3 जो कैंसर के डेथ हुए थे है वो कैंसर स्टैटिस्टिक में वो 1/3 कैंसर डेथ इज ड्यू टू टोबैको, जो तम्बाकू है। तो जो मेजर रिस्क फैक्टर या जो मेजर कल्प्रिट है कैंसर के लिए, तो उसमें फर्स्ट है टोबैको इन एनी फॉर्म। तो आप यदि कोई भी प्रकार से तंबाकू यदि ले रहे हैं, जैसे स्मोकिंग कर रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, मावा खा रहे हैं, मसाला खा रहे हैं, जर्दा खा रहे हैं और कोई भी ब्रांड का खा रहे हैं जिसके अंदर टोबैको है, मीन्स टोबैको इन एनी फॉर्म कैन कॉज कैंसर। तो टोबैको इज अ मेजर किलर एंड मेजर रिस्क फैक्टर फॉर द कैंसर। तो डेफिनेटली मैं आपको आज ये एडवाइस दूंगा, जरूर दूंगा। आपके फैमिली फ्रेंड्स में, नियर एंड डियर में जो भी कैंसर है, राइट, जिनको एक तो उनको बंद कर देना चाहिए, और जो लोग खाते हैं और नहीं हुआ है, राइट, उनको भी ये तंबाकू बंद कर देना चाहिए। और सो तंबाकू जो भी मेरी एक हार्टली रिक्वेस्ट है कि आपके नियर एंड डियर जो भी है उनको आप तंबाकू की कोई भी प्रोडक्ट से दूर रहने के लिए कहे, और अपने बच्चों के ऊपर भी नज़र रखे। जो टीनेजर्स है वो आमतौर पे फैशन से चालू करते हैं, हॉबीज से चालू करते हैं, राइट, मजाक मस्ती में चालू करते हैं, पर इवेंचुअली वो एक हैबिट बन जाती है और एक ये प्रमुख कारण बन जाता है कैंसर के लिए। उसके अलावा दूसरे भी काफ़ी सारे रिस्क फैक्टर है। एक तंबाकू, जैसे मैंने आपको बताया, अल्कोहल कंजप्शन, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड अनहेल्दी डाइट, राइट, एंड अनहाइजीनिक एंड अनहेल्दी डाइट, और उसके अलावा लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। तो आज के ज़माने में फिजिकल एक्टिविटी भी काफ़ी कम हो गई है। ज़्यादातर लोग ऐसा मानते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी की ज़रूरत सिर्फ उन लोगों को है जो मोटे हैं, ओबेस है, राइट, जिनको वजन कम करना है, उनको ही एक्सरसाइज की ज़रूरत है। पर ऐसा नहीं है दोस्तों। एक्सरसाइज की हर जीव को ज़रूरत है, वो पतला है, मोटा है, छोटा है, लंबा है, चौड़ा है, हर आदमी को फिट रहने के लिए फिजिकली एंड मेंटली एक्सरसाइज की डेफिनेटली ज़रूरत है। तो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी भी एक उसका प्रमुख कारण है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। उसके अलावा कुछ इन्फेक्शंस है जो WHO ने बताया है। इन्फेक्शन यानी इन्फेक्शन की वजह से भी कैंसर हो सकता है। उसमें प्रमुख इन्फेक्शन है एक HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एंड हिपेटाइटिस वायरस। सो जो ये जो HPV वायरस है वो आमतौर पे सर्वाइकल कैंसर यानी स्त्रियों में, महिलाओं में गर्भाशय के मुख का कैंसर, जिसको सर्विक्स कैंसर बोलते हैं, उसके लिए मेजर जो रिस्क फैक्टर है वो HPV वायरस है। और साथ में वो कोलोरेक्टल कैंसर भी कर सकता है। दूसरा हिपेटाइटिस वायरस। तो हिपेटाइटिस B and C इज अगेन रिस्क फैक्टर फॉर लीवर कैंसर। तो ये फॉर्चुनेटली ये दोनों वायरस के सामने वैक्सीन है। HPV वायरस के सामने भी वैक्सीन है और हिपेटाइटिस B वायरस के सामने भी वैक्सीन है, राइट। अभी मैं आपको क्विक बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वायरस रिलेटेड कैंसर क्या होते हैं और उसकी वैक्सीन का थोड़ा मैं आपको डिटेल में गाइड करूँगा। तो आप देखते रहे। दूसरा, ये स्टैटिस्टिक के बाद में रिस्क फैक्टर। तो मेजर रिस्क फैक्टर जो मैंने आपको क्विकली बताया, टोबैको इन एनी फॉर्म, अल्कोहल, अनहेल्दी डाइट एंड फिजिकल इनएक्टिविटी एंड वायरसेस। इसके अलावा एज एक रिस्क फैक्टर है। जैसे जैसे एज बढ़ती है ऐसे कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा है रेडिएशन, सनलाइट एंड पॉल्यूशन, दैट इज अगेन अ फैक्टर फॉर कैंसर। ओबेसिटी यानी मोटापा, राइट, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रिस्क फैक्टर फॉर मैनी कैंसर्स इन बॉडी। और इम्यून सप्रेशन, काफ़ी सारे मरीज जो है वो इम्यूनो सप्रेशन दवाई लेते हैं, तो उसकी वजह से जब हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है तो कैंसर होने की शक्यता बढ़ जाती है। तो ये जो WHO के हिसाब से जो मेजर रिस्क फैक्टर थे वो आपको मैंने बताए।
तो जो भी मरीज में जो भी रिस्क फैक्टर है उनको कम करने का उनको प्रयत्न करना चाहिए। जैसे कि ओबेसिटी है तो वजन कम करने के लिए उनको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे उनको टोबैको कोई भी फॉर्म में ले रहे तो टोबैको छोड़ देना चाहिए, अल्कोहल ले रहे तो अल्कोहल छोड़ देना चाहिए, और अनहेल्दी डाइट एंड लाइफस्टाइल जी रहे तो उनकी लाइफस्टाइल में प्रॉपर पानी पीना, प्रॉपर स्लीप लेना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, स्ट्रेस के लेवल को कम करना, तो ये जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है उससे भी काफ़ी सारा फायदा होता है। उसके अलावा एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि क्या सर ये कैंसर मिट सकती है? तो यस, आंसर है यस, कैंसर ये मिट सकती है, कैंसर मिट जाए ऐसी बीमारी है। पर हमारे डॉक्टर के पास या मेडिकल फ्रेटर्निटी में प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा ये आती है कि मरीज राइट एक तो हमसे छुपाता है या डॉक्टर की हेल्प नहीं लेता है, तो वो सिम्टम्स काफ़ी लंबे टाइम तक चलते हैं और इनिशियल कैंसर जो डायग्नोस होने वाली थी वो थोड़ी एडवांस स्टेज में चली जाती है। तो एक तो मरीज को जल्द से जल्द डॉक्टर के पास आना चाहिए, फैमिली डॉक्टर को मिलना चाहिए और उससे सलाह मशवरा करके जो भी डॉक्टर बताए उस हिसाब से उनके टेस्ट करवाने चाहिए। और दूसरा चीज़ कि एक बार जानकारी के बाद में भी डॉक्टर के तक पहुंचने में मरीज काफ़ी सारा टाइम वेस्ट कर देता है। डायग्नोसिस हो गया जैसे लास्ट ईयर, फिर वो आयुर्वेदिक दवाई लेता है, दूसरे कुछ अलग अलग ऑप्शंस ढूंढता है, अवॉइड करता है कि हम डॉक्टर के पास नहीं जाए। तो एक्चुअली क्या ऐसा होता है कि जब मरीज डॉक्टर के पास पहुंचता है, क्वालिफाइड डॉक्टर के पास पहुंचता है, तो आने में बहुत सारी देर हो जाती है और फिर उसके मिटने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आपको कैंसर का डायग्नोसिस हो आपके फैमिली फ्रेंड्स में, तो आप जल्द से जल्द मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट को अप्रोच करें, जो आपको बताएंगे कि कैंसर क्या है, कैंसर का डायग्नोसिस कैसे करना है, या यदि हो गया है तो आगे उसका स्टेजिंग कैसे करना है, क्या क्या ट्रीटमेंट के ऑप्शंस अवेलेबल है। तो मेरा डेफिनेटली ये पॉजिटिव मैसेज आज आपके पास है कि कैंसर की बीमारी डेफिनेटली मिट सकती है यदि आप उसका डायग्नोसिस अर्ली करते हो, उसकी जल्द से जल्द ट्रीटमेंट करते हो, एक्सपर्ट के द्वारा ट्रीटमेंट करते हो, तो डेफिनेटली ये कैंसर की बीमारी मिट सकती है। दूसरा एक कॉमन क्वेश्चन है कि सर उसके साइन सिम्टम्स कैसे है, लेमैन को या आम आदमी को कैसे पता चलेगा कि ये कैंसर है या कैंसर हो सकता है। तो एक जनरल सिम्टम्स का लिस्ट मैं आपको बता रहा हूं, तो इसमें से यदि कुछ आपको है तो आप उसको इग्नोर न करें, आप आपके फैमिली डॉक्टर को मिले, आपके फिजिशियन को मिले, सर्जन को मिले, या आपका जो भी फैमिली जो आपका ट्रस्टेड डॉक्टर है उसको मिले और उससे इसको आपके सिम्टम्स बताए, जिससे वो आपको हेल्प करेगा कि ये क्या है। और ये जो मैं सिम्टम्स बताऊं वो सभी कैंसर के सिम्टम नहीं भी हो सकते हैं, ये एक वार्निंग साइन है, एक रेड फ्लैग साइन है, या ऐसे सिम्टम्स है जिससे शक्यता शायद हो सकती है। तो ये सिम्टम्स है तो घबराने वाली बात नहीं है कि सभी गठान जो बॉडी में होती है वो कैंसर नहीं होती। जैसे गले में गठान होना, ब्रेस्ट में गठान होना, लीवर में गठान होना, एक्सरे में फेफड़े में गठान होना, राइट, या मुंह में के या जड़बे के भाग में गठान होना, तो ये सभी कैंसर नहीं होती। पर हम क्या मिस नहीं करना चाहते वो है कैंसर। इसलिए आपको पूरी बॉडी में कहीं पे भी गठान है, बम्स है या लम्स है, तो आपको डेफिनेटली उसका प्रॉपरली फिजिशियन या सर्जन से, फैमिली डॉक्टर से जांच कराना चाहिए। दूसरा है ब्लीडिंग, शरीर में से या बॉडी में से कहीं से भी ब्लीडिंग होता है, जैसे नाक में से ब्लीडिंग होना जिसको एपिस्टैक्सिस और नेजल ब्लीडिंग बोलते हैं, गले में या हिमोप्टाइसिस यानी बलगम के अंदर ब्लड निकलना, दूसरा वॉमिटिंग के अंदर ब्लड निकलना जिसको जो हिमेटेमेसिस बोलते हैं, राइट, बलगम में आता है जो ब्लड उसको हिमोप्टाइसिस बोलते हैं, टट्टी में ब्लड जाता है, ब्लीडिंग पर रैक्टम जिसे बोलते हैं, और बॉडी के ऊपर लाल या ऐसे डिस्कलर्ड पैच हो जाना या इसको चका में या चाठे पड़ जाना जिसको हम पैटेची और एकाइमोसिस बोलते हैं मेडिकल टर्म में। तो ऐसा कहीं से भी बॉडी में से ब्लीडिंग हो रहा है, राइट, तो वो हो सकता है कि वो कैंसर नहीं भी हो, पर डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या मिस नहीं करना चाहते वो है कैंसर। तो उसकी हमको प्रॉपरली जांच करनी चाहिए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरा, खाने में और गले में अटकने में तकलीफ होती हो, जैसे खाना खा रहे हैं तो मरीज बोलता है पानी पीना पड़ता है, बहुत लंबा देर लगती है खाने को उतारने में, या पेनफुल है, तो जिसको हम बोलते हैं डिस्फेजिया या ओडाइनोफेजिया, तो वो एक इसोफेगल कैंसर की शक्यता हो सकती है। दूसरा है चेंज इन योर बॉवेल हैबिट, यानी आपको बार बार कॉन्स्टिपेशन या डायरिया हो जाना, राइट, तो आप सीधे मेडिकल स्टोर से या उससे दवाई लेते हैं तो वो दवाई आपको नहीं लेनी चाहिए। आपको लंबे टाइम से कॉन्स्टिपेशन या डायरिया ऑल्टरनेट हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, अनएक्सप्लेन्ड फीवर है, तो ये सब जो कुछ सिम्टम्स मैंने बताए, बम्स एंड लम्स, ब्लीडिंग, डिस्फेजिया, चेंज इन वॉइस, चेंज इन बॉवेल हैबिट, राइट, ऑल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन विद डायरिया, वेट लॉस एंड अनएक्सप्लेन्ड फीवर, यानी काफ़ी सारे मरीज आते हैं कि सर मैं खाना बरोबर खा रहा हूँ, मेरा डाइट सही है, पर मेरा वजन बढ़ नहीं रहा है, रादर वो तो दिन ब दिन कमी हो रहा है, तो वो एक इसका सिम्टम्स हो सकता है। और लंबे टाइम से करीबन 6 या उससे ज़्यादा हफ्ते से बुखार आना और बुखार का कारण नहीं मिलना, वो भी एक साइन हो सकता है। तो ये हुआ साइन सिम्टम्स। उसके बारे में डायग्नोसिस, एक बार आपने जांच लिया, आपने देख लिया कि हाँ भाई उसकी पॉसिबिलिटी लग रहा है, एक एग्जाम्पल की ओर से कि महिला को ब्रेस्ट में लंप है, गठान है, राइट, तो वो बिनाइन यानी कैंसर नहीं भी हो सकती, कैंसर भी हो सकती है, बट स्पेशली 40 साल की उम्र के बाद में यदि आपके ब्रेस्ट के अंदर गठान है तो डेफिनेटली आपको कोई भी संकोच रखे बिना, आपको कोई शर्म रखे बिना, आपको कोई भी ऐसे दिमाग में सोच आता है कि ये बिनाइन है, कैंसर नहीं है, ये सिंपल वो मिल्क की गांठ है, राइट, मेरे को पेन नहीं हो रहा है या दर्द नहीं हो रहा है तो मेरे को डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, तो ये कंप्लीटली रॉन्ग मेंटालिटी है, ये कंप्लीटली एक डेंजरस साइन है। तो आपको डॉक्टर एक्सपर्ट जब तक नहीं बोल दे
तब तक आपको डेफिनेटली उसकी जांच डॉक्टर के पास जाके जल्द से जल्द करानी चाहिए, जो हमारे लिए डेली प्रैक्टिस में एक सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि फीमेल हमारे पास कई बार 6 महीना 12 महीने के बाद ब्रेस्ट लंप लेके आते हैं, राइट। और फिर जो छोटी गठन होती है वो काफ़ी एडवांस स्टेज में चली जाती है, जिसमें ज़्यादा ट्रीटमेंट करने की भी आवश्यकता हो सकती है। तो आप ऐसा ना करके इमीडिएटली आपके फैमिली डॉक्टर को या फिजिशियन को या गायनेकोलॉजिस्ट को आपको मिले, उसकी जांच कराएं। डायग्नोसिस के लिए एक सिंपल मेथड है जिसको हम बायोप्सी, मैंडेटरी प्रोसीजर है। बायोप्सी से ही कैंसर की जो सचोट निदान होती है या डायग्नोसिस होता है, उसके लिए डेफिनेटली हमको बायोप्सी करवानी चाहिए। तो डरने वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है, राइट। कुछ लोगों को मान्यता है कि बायोप्सी करेंगे तो कैंसर ज़्यादा फैल जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं फैलता। आपको कोई दिमाग में सेकंड थॉट नहीं रखना है, डॉक्टर बताए उस हिसाब से उसकी बायोप्सी करवानी है। जो पार्ट में गठान है वहाँ से डॉक्टर बायोप्सी करते हैं, जैसे ब्रेस्ट में गठान है तो ब्रेस्ट में से बायोप्सी लेते हैं, मुंह में या जड़बे के पार्ट में गठान है या छाला पड़ गया तो वहाँ से बायोप्सी लेते हैं, फेफड़े में गठान दिख रही है तो फेफड़े में से लेते हैं। तो बायोप्सी है वो आमतौर पर एक सिंपल, आमतौर पे डे केयर प्रोसीजर है, राइट। एक बहुत सिंपल है, आसान है, राइट। मरीज उससे काफ़ी सारा डरते हैं, राइट। तो जरा भी डरने की या घबराने वाली बात नहीं है। जो भी मरीज हम डे टू डे में प्रैक्टिस में हम बायोप्सी करते हैं, जैसे ब्रेस्ट बायोप्सी करते हैं, लंग बायोप्सी करते हैं, प्रोस्टेट बायोप्सी करते हैं, मुंह के अंदर से या जीभ के अंदर से या ओरल कैविटी से जो भी बायोप्सी करते हैं, वो आमतौर पर, और इवन एंडोस्कोपिकली बायोप्सी भी जो करते हैं दूरबीन डाल के, वो आमतौर पर ज़्यादातर बायोप्सी डे केयर में होती है। उसमें कोई ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होता है, उसमें कोई स्टिच नहीं लेना होता है, उसमें एडमिट नहीं होना पड़ता है। तो पेशेंट डे केयर में आके करा के ईजिली घर जा सकता है। तो डेफिनेटली आपको बायोप्सी से डरना नहीं चाहिए, और बायोप्सी करने से ही आपको कैंसर की एग्जैक्ट डायग्नोसिस होगी, और कैंसर के क्या प्रकार है, क्या हिस्टोलॉजी है, कैंसर के क्या क्या सेल दिख रहे हैं, जिससे आगे की ट्रीटमेंट भी डॉक्टर को देने में काफ़ी सारी आसानी होती है। तो बायोप्सी डेफिनेटली करानी चाहिए। एक बार डायग्नोसिस हो जाता है मरीज का, उसके बाद में नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी सारे मरीज बहुत रिसर्च करते हैं, सोचते हैं, बहुत सारा टाइम बिगाड़ते हैं। तो मेरी आपके रिक्वेस्ट है, आप ऐसा कोई रिसर्च नहीं करें, आप जाके मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट को या आपके फैमिली फिजिशियन को मिलके उसकी राय के हिसाब से आप जल्द से जल्द उसका ट्रीटमेंट समझ ले। पहले आप समझ ले, बाद में ट्रीटमेंट देना है नहीं देना है, हम लेना है मरीज को नहीं लेना है, वो आप बाद में डिसाइड करें। क्योंकि अभी कितना सारा ट्रीटमेंट जो है, राइट, वो भी डे केयर में होता है, यानी मरीज को भर्ती नहीं होना पड़ता। अभी काफ़ी सारे एडवांस ट्रीटमेंट आ गए, जैसे 3 रूटीन ट्रीटमेंट है कैंसर के, एक सर्जरी है, दूसरा कीमोथेरेपी और ये रेडियोथेरेपी यानी रेडिएशन या सिकाई। ये 3 कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है जो काफ़ी सालों से दिए जा रहे हैं। उसके अलावा काफ़ी सारे नए ट्रीटमेंट है, राइट, जो पेशेंट्स को अच्छे टॉलरेट होते हैं, कम साइड इफेक्ट होती है, एल्डरली पर्सन में यानी बुजुर्ग आदमी में, कमजोरी में, वीक है, राइट, काफ़ी सारी बीमारी है, उसमें भी हम कंफर्टेबली या इजीली दे सकते हैं। जैसे वो ट्रीटमेंट एक हार्मोनल ट्रीटमेंट है, दूसरा टारगेटेड थेरापी है, एक इम्यूनोथेरापी है। ऐसी जो ट्रीटमेंट है वो इजीली आप ज़्यादा एजेड पेशेंट को या जिनको बहुत सारी बीमारियां हैं उनको, जिनका परफॉर्मेंस स्टेटस या जिसका कमजोरी ज़्यादा है या घूम फिर कम सकते हैं, उसको हम ऐसा कुछ ट्रीटमेंट भी ऑफर कर सकते हैं। पर इसकी जानकारी लोगों में नहीं है, तो उनको सिर्फ ऐसा ही है कि सर ये 3 ट्रीटमेंट ही है, सर्जरी, कीमो, रेडिएशन। पर उसके अलावा काफ़ी सारी नई ट्रीटमेंट जिसको हम टारगेटेड थेरापी, इम्यूनोथेरापी बोलते हैं, वो भी काफ़ी ईजिली डे टू डे प्रैक्टिस में सभी डॉक्टर या मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट देते हैं। तो उसका आपको जानकारी होना चाहिए। और उसके बाद में एक अलग क्वेश्चन आता है कि सर आपने डायग्नोसिस, आपने हमको स्टैटिस्टिक बताया, साइन सिम्टम्स बताया, कैसे डायग्नोस करना बताया, बायोप्सी का बताया, ट्रीटमेंट के वेरियस क्विक ऑप्शंस भी आपने बताए, राइट। और उसके बाद में सबसे ज़्यादा बड़ी जो बिगेस्ट गलती करते हैं मरीज, वो है फॉलोअप। तो फॉलोअप एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मैं आपको जो फॉलोअप का प्रोटोकॉल बता रहा हूँ, इन जनरल सभी कैंसर को ये लागू होता है। उसमें से फर्स्ट है, जब आपकी कैंसर की ट्रीटमेंट कंप्लीटली हो जाती है, आपने जो भी सर्जरी किया, कीमो लिया, रेडिएशन दिया, आपका डॉक्टर ने बताया कि सर आपका सब कंप्लीट ट्रीटमेंट हो गया, उसके बाद में उसका एक रेगुलर फॉलोअप का हर कैंसर का एक प्रोटोकॉल होता है। पर इन जनरल जो प्रोटोकॉल होता है मैं आपको आज बताता हूँ। वो प्रोटोकॉल के अंदर कैंसर जब मिट जाता है कंप्लीटली और डॉक्टर बोलते हैं कि आपकी अभी आगे कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, आप फॉलोअप कर सकते हैं, तो आपको पहले 2 साल तक, फर्स्ट 2 ईयर्स, हर 3 महीने पे आपको एक बार आपके प्राइमरी मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट या सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए। हर 3 महीने में एक बार, वो 2 साल तक। तो आप हर 3 महीने पे 2 साल तक आपको मिलते रहो। तो करीबन आप 2 साल में 3 महीने यानी करीबन 8 बार मिलने का आपको डॉक्टर को होता है। उसमें डॉक्टर कई बार आपको कुछ एक्सरे, सोनोग्राफी और सिंपल ब्लड टेस्ट भी बताते थे, जिससे हमको पता चलता है कि भाई कोई आगे जो हमने ट्रीटमेंट दिया उसका कोई आड़असर हुआ है तो वो भी पता चलेगा। यदि कैंसर कम बैक हो रही है या वापस आ रही है या रिलैप्स हो रहा है, राइट, तो भी हमको पता चलेगा। और रिपोर्ट नॉर्मल है तो भी हमको पता चलेगा कि भाई हमारी कैंसर अभी रेमिशन में है, अभी कोई गड़बड़ नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है, सब सही चल रहा है। तो कैंसर की फॉलोअप एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। पहले 2 साल हर 3 महीने तक, और 2 साल के बाद फिर हर 6 महीने तक। तो एवरी 6 मंथ आपको मिलना है। आप हर 6 महीने पे डॉक्टर को मिलना है। 2 से 5 साल के, 3, 4 और 5 साल, तो टोटल 5 साल का फॉलोअप आमतौर पर
सभी कैंसर में डॉक्टर्स बताते हैं, तो उसको आपको रेगुलरली डॉक्टर को बताना चाहिए। काफ़ी सारे मरीज ऐसे होते हैं, सर हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिट गया, हमने पैट स्कैन करा दिया, पैट स्कैन नॉर्मल आ गया, अभी हमको सब अच्छा है, राइट। बट उसका सबसे बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि अनफॉर्चुनेटली यदि कैंसर वापस आ रही है या उसके कुछ रेडियोलॉजिकली सिम्टम्स या रेडियोलॉजिकली फाइंडिंग्स दिखते हैं, भले ही मरीज को कोई कंप्लेन नहीं है, पर आप एक्सरे कराते हैं, सोनोग्राफी कराते हैं डॉक्टर की एडवाइस के हिसाब से, और उसमें कुछ एबनॉर्मल दिखता है, तो आप उसको वापस अगेन डायग्नोस कर सकते हो, अर्ली ट्रीटमेंट कर सकते हो और वापस उसको अगेन मिटा सकते हो। तो ये सबसे बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैंने जो आपको आज ये जो प्रयत्न किया कि ये जो कैंसर के बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आप ध्यान में रखें। आप कुछ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, और आपको कैंसर रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या कैंसर रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मेरे को लिख सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है 9825578080। ये नंबर मोबाइल पे भी है, व्हाट्सएप पे भी है, तो आप हमको